सिर्फ 30 दिन में इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कैसे करें फॉर एसएससी एमटीएस 2026। तो आज मैं अपनी एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जिससे आप 20+ मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। बिकॉज बहुत दिनों से आप सभी के ये कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करिए कि आप कैसे इंग्लिश पढ़ती हैं और कैसे आपके मॉक टेस्ट में इतने अच्छे मार्क्स आते हैं इंग्लिश में, कैसे आपके 25 में से 23 to 24 क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करती हूँ, मैं कैसे पढ़ती हूँ, पेड कोर्सेज से पढ़ती हूँ या किसी फ्री सोर्स को फॉलो करती हूँ, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ती हूँ, किस टीचर से पढ़ती हूँ। इस सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। स्टेप 1 आप सभी को क्या करना है कि अपना बेसिक क्लियर करना है। सबसे पहले ग्रामर के जो बेसिक्स है ना, आप उसको क्लियर करो। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, टेंस हो गया, आर्टिकल्स हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए, तो इसको आप अच्छे तरीके से कवर करिए। बिकॉज जो पार्ट ऑफ स्पीच है, सबसे पहले मैंने डीएसएस से पढ़ा हुआ था, उसके बाद मैंने रानी मैम का एडवांस लेवल का जो पार्ट ऑफ स्पीच के जो क्वेश्चन थे और पार्ट ऑफ स्पीच के जो लेक्चर्स है ना, वो मैंने रानी मैम से किया डीएसएस के बाद। नेक्स्ट जो आप सभी का टेंस आप लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। टेंस आप सभी का रानी मैम से भी आप लोग पढ़ सकते हो, बिकॉज मैंने रानी मैम से कवर किया हुआ है। अगर आप सभी को रानी मैम से समझ में नहीं आता तो आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो जिससे आपको समझ में आए। बशर्ते ये कि आपका जो टॉपिक और कॉन्सेप्ट है ना, वो अच्छे तरीके से आपका क्लियर होना चाहिए, कि टॉपिक अच्छे तरीके से कवर होना चाहिए टेंस का, और आपका उससे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करो, आप लगाओ। और आल्सो पीवाईक्यू भी लगाइए आप टेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं प्रोवाइड भी करवा दूंगी। एंड आप क्या करो, टेंस के जो लेक्चर्स है रानी मैम को, वो देख लीजिए। रानी मैम का टेंस का वीडियो, अगर आप सभी को कोई दूसरा टीचर सही लगता है टेंस के लिए तो उससे आप कवर लीजिए, कर लीजिए। बट आपका जो टेंस है ना, वो क्लियर होना चाहिए, अच्छे तरीके से टॉपिक समझ में आना चाहिए आपको। तो जिससे आपको समझ में आता है जिस टीचर से, उससे आप समझ लो टेंस। उसके बाद उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट है आप सभी का आर्टिकल्स। तो ग्रामर में जो आता है नेक्स्ट आर्टिकल्स आता है, तो उसको अच्छे तरीके से आप कवर कर लीजिए। बिकॉज जो आप सभी का क्लोजर टेस्ट वगैरह आता है ना, उसमें आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशंस मेन होते हैं। तो आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। और डेली का आप टारगेट मान के चलिए कि कम से कम आप सभी का एक टॉपिक कवर होना चाहिए और +20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। बिकॉज मैं डेली एक टॉपिक इंग्लिश का कवर करती हूँ। अगर एक टॉपिक मेरा कवर नहीं हो रहा है, थोड़ा वाइड है, वास्ट है टॉपिक, तो 2 दिन कम से कम लगते हैं, उससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगता। और जब वो टॉपिक मेरी कवर होती है, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं पढ़ रही हूँ पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब, तो एडवर्ब में अगर मेरा एक दिन लग रहा है कवर करने में, तो एक दिन पूरा मैं टॉपिक को समझने में दूंगी, एकदम आराम से पढ़ूंगी। फिर एडवर्ब पढ़ने के बाद 20 क्वेश्चन एडवर्ब के मैं प्रैक्टिस करूंगी एडवांस लेवल के, जो कि एग्जाम में मिस्टेक्स, एरर वगैरह आती हैं। ज़्यादातर जो आप सभी के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, इससे एरर और कंप्रहेंशन और जो आप सभी का क्लोजर टेस्ट वगैरह पूछा जाता है। बिकॉज आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन से ना ज़्यादातर यहाँ पे फिलअप्स वगैरह पूछे जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ है गाइस कि रट्टा नहीं आपको मारना है, आपको समझ के पढ़ना है। बिकॉज ना इंग्लिश ज़्यादातर आपके समझने पे ही डिपेंड होता है। जितने अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं इंग्लिश को, समझ के पढ़िए, भले ही कितना भी ज़्यादा टाइम लग रहा हो। एक बार आप अच्छे से समझ के इंग्लिश पढ़ लेंगे तो आपको इंग्लिश एकदम ना के बराबर लगेगा। और अगर आप बेसिक्स स्ट्रांग हो गए हैं तो आप 50% पेपर यहीं से क्लियर हो जाएगा आप सभी का, अगर बेसिक आपका स्ट्रांग हो गया। बिकॉज एमटीएस के पेपर में इतना भी हाई इंग्लिश नहीं पूछता है, बस आप सभी को इतना ज़्यादा हार्ड इसलिए लगता होगा बिकॉज आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। स्टेप 2 आप सभी को ये करना है कि वोकैबुलरी स्मार्ट वे से करिए। वोकैब के लिए आप रट्टा मारना बंद कर दीजिए एकदम। डेली 10 वर्ड्स याद करिए वोकैब के, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स से वर्ड उठाइए। ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ ना, डेली 10 वर्ड्स याद करती हूँ और कोई ट्रिक्स वगैरह से याद नहीं करती। 10 वर्ड जैसे वोकैब के मैं याद कर रही हूँ, तो उन 10 वर्ड्स को क्या करूँगी ना, जैसे कि कोई वर्ड ले लीजिए वोकैब के पोर्शन का, जैसे कि मान लीजिए मैं पढ़ रही हूँ क्लियर वगैरह वोकैब पढ़ रही हूँ, तो उसको मैं ना एक सेंटेंस में यूज़ करके पढ़ूंगी। तो कोई भी आप वोकैब पढ़ रहे हो तो उसको एक सेंटेंस में यूज़ करके पढ़िए, तो ज़्यादा बेहतर, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। और आल्सो आप प्रीवियस ईयर पेपर से जो वोकैब है उसको उठाइए, क्योंकि ज़्यादातर आपका ना वोकैब रिपीट होता रहता है एसएससी में। फिर सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स पे आप अच्छे तरीके से फोकस करिए। बस 20 दिन में आपका जो लेवल है ना, वो अपग्रेड हो जाएगा। फिर स्टेप 3 आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, जो कि गेम चेंजर है। बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो ना, तो आपके लिए बेस्ट है, आप सिलेक्शन 100% लेके आओगे। बिकॉज एसएससी का जो पेपर होता है वो रिपीट होता है, तो लास्ट 5 से 10 ईयर का जो प्रीवाईक्यू है ना, वो अच्छे तरीके से सॉल्व करिए, पैटर्न समझिए, वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करिए।
ट्रस्ट मी, मतलब 60 से 70 क्वेश्चन ना फ़ैमिलियर लगेंगे एग्ज़ाम में आप सभी को। बिकॉज़ क्या है, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं पीवाईक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चंस वगैरह उसमें मिस्टेक्स हो रही हैं, तो आप कैसे एनालिसिस करते हो उसका? तो मैं जब पीवाईक्यू सॉल्व कर रही होती हूँ तो उसमें मैं देखती हूँ कि कहाँ मेरी मिस्टेक्स हुई हैं। और उन मिस्टेक्स को मैं लिखती जाती हूँ और उन मिस्टेक को मैं करेक्ट करती हूँ, फिर देखती हूँ कि मुझे दोबारा वो सब मिस्टेक मुझसे ना हो। तो ऐसे आप लोग देखो कि आपकी क्या-क्या मिस्टेक्स हुई हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि कुछ उनका सही हो गया, जैसे पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन उनका सही हो गया तो उस पे ही खुश हो जाते हैं, और जो रॉन्ग क्वेश्चन है उस पे ध्यान नहीं देते। तो आपको सही क्वेश्चन पे कम और रॉन्ग क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज़ सही तो आपके हो जा रहे हैं जो सही होना था, बट रॉन्ग क्या हो रहा है उस पे ध्यान दीजिए। और जो आपका सही हुआ है ना उसको भी एक एक नज़र आप डाल के उसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए उस क्वेश्चन को। बिकॉज़ हो सके यहाँ पीवाईक्यू में आपके सही हो रहे हैं बट एग्ज़ाम में जाके वही क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज़ हो जाओ और गलत कर दो। तो दोनों चीज़ आपको कवर करना ज़रूरी है। फिर स्टेप 4 आप सभी को क्या करना है, डेली प्रैक्टिस रूटीन। डेली सिर्फ 1-2 घंटे इंग्लिश को एकदम आप अच्छे तरीके से टू डू लिस्ट बना लो, यानी 30 मिनट आपको ग्रामर करनी है, 30 मिनट वोकैबुलरी करनी है, 30 मिनट पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट देना है आप सभी को। तो कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का सीक्रेट है गाइस। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, इसी तरीके से मैं भी करती हूँ। और स्टेप 5 आप सभी को करना है, मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी बनाइए कि वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए आप टाइम निकाल के, जिससे अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं ना तो क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, रियल एग्जाम जैसा फील मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस ज़रूर करिए आप, बिकॉज कुछ लोग क्या करते हैं ना, मॉक टेस्ट दे देते हैं उसके बाद वो एनालिसिस करते ही नहीं हैं। मॉक टेस्ट दे लिए, देख लिए कि मेरा मार्क्स इतना आया है, वहीं पे डीमोटिवेट हो जाते हैं। और कुछ लोग जिनका मार्क्स अच्छा आता है खुश हो जाते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, एनालिसिस नहीं करते। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे एनालिसिस कैसे करते हो, तो आप देखिए आपका कितना गलत हुआ है मॉक टेस्ट में, क्या क्या क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। जो टॉपिक गलत हुए हैं, जिस टॉपिक पे गलतियां हुई हैं, उस टॉपिक को और भी अच्छे तरीके से डीपली कवर करिए, उस टॉपिक से और भी क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाइए, जिससे आपकी वो टॉपिक इंप्रूव हो जाए और बाद में उससे गलतियाँ ना हो। और एनालिसिस कैसे करना है डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि मॉक टेस्ट का डिटेल में एनालिसिस कैसे किया जाता है। नेक्स्ट आप सभी को एक पावर टिप दे रही हूँ आप सभी को, जो इंग्लिश है ना उसको डिफ़िकल्ट मत समझिए, ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस सही डायरेक्शन प्लस डेली प्रैक्टिस आप अगर करते हो ना तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। अब तो मैंने आप सभी को बता दिया कि मैं क्या कैसे मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, बट अब मैं बता रही हूँ मैं किस टीचर से पढ़ती हूँ। तो मैंने जो पार्ट ऑफ स्पीच किया हुआ है वो रानी मैम से कवर किया हुआ है, उनका पूरा लेक्चर पार्ट ऑफ स्पीच का मैंने देखा हुआ है। नेक्स्ट जो कंप्रहेंशन है और जो आपका क्लोज़र टेस्ट वगैरह है, PQRS है, ये सारी चीज़ें मैंने संजीव ठाकुर सर से की हुई हैं। और संजीव ठाकुर सर की जो 50 डेज़ की जो MTS की क्लासेस है ना, वो भी मैंने कवर किया हुआ है। तो आप लोग अगर MTS में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो संजीव ठाकुर सर की जो 50 डेज़ की जो MTS की प्लेलिस्ट है ना, उसको पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करवाए हुए हैं संजीव सर ने। क्योंकि जब मैं मुझे एक सजेशन आया था 50 डेज़ क्लासेस का संजीव ठाकुर सर का, तो मैंने रैंडम एक वीडियो उठा के देखा, फिर मुझे लगा अरे यार ये तो बहुत एडवांस लेवल का इंग्लिश करवाया हुआ है संजीव ठाकुर सर ने। क्योंकि मैंने PYQ सॉल्व किया हुआ था तो मुझे पता था कि पेपर का लेवल क्या है, एग्ज़ाम का लेवल क्या है। तो मैंने कहा कि ये सर ने एग्जैक्ट वैसे ही प्रैक्टिस करा हुआ है, वही सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिस टाइप के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और बाकी फालतू क्वेश्चंस नहीं हैं। तो आप लोग संजीव ठाकुर सर की जो 50 डेज़ की प्लेलिस्ट है ना, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, या तो उसका नोट बना लीजिए या तो अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मैं तो यही कहूँगी कि उन सारी चीज़ों का नोट बना लीजिए। पहली क्लासेस आपकी एरर डिटेक्शन की होंगी, उसमें बहुत अच्छी तरीके से करवाया, और टॉप 50 क्लासेस है ना, उन्होंने पूरा एरर डिटेक्शन करवाया हुआ है, पैसेजेस करवाए हुए हैं, क्लोज़र टेस्ट करवाए हुए हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स करवाए हुए हैं, मतलब सारी चीज़ें ना, इंग्लिश का हर एक टॉपिक उस 50 डेज़ की वीडियो में कवर है। तो वो मैंने कवर किया हुआ है, तो इसलिए आप सभी को बता रही हूँ। तो संजीव ठाकुर सर से मैं अभी एरर डिटेक्शन की भी 2 घंटे की जो क्लासेस है ना, उसको मैंने रिसेंट में ख़त्म किया हुआ है। तो 2 घंटे की जो एरर स्पॉटिंग है, एरर डिटेक्शन की जो क्लासेस संजीव ठाकुर सर की, वो भी मैंने कवर किया हुआ है। तो ये संजीव ठाकुर सर से मैंने किया हुआ है। और एक बात रही प्रीपोजिशन, मैंने किससे किया हुआ है, तो मैंने प्रीपोजिशन किया हुआ है नीतू मैम के लेक्चर से, और उन्हीं के लेक्चर से मैंने नोट्स बनाया हुआ है। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मैं तो बहुत टीचरों से पढ़ती हूँ अलग अलग, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारी टॉपिक संजीव ठाकुर सर से कवर की हुई है। मैंने बस रानी मैम से क्या पढ़ा हुआ है, मैंने पार्ट ऑफ स्पीच रानी मैम से पढ़ा हुआ है, और नीतू मैम से मैंने प्रीपोजिशन पढ़ा हुआ है। देखिए कोई भी टीचर, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कोई टीचर ख़राब है, सारे टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं। बस आपको ये समझना है कि कौन सा टॉपिक किस टीचर से पढ़ना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक टॉपिक अगर आप
आपको एक टीचर से समझ में आता है तो दूसरे भी टॉपिक उसे समझ में आ जाए। तो कभी-कभी ना अगर एक टॉपिक किसी टीचर से समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरे टीचर से भी वो टॉपिक कवर कर सकते हो। बस इतना आपको समझ में आना चाहिए और वो टॉपिक आपका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस करेक्ट कर लो जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो यही मैं भी करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो टॉपिक मैं जिस टीचर से पढ़ती हूँ मैंने बता दिया, जिस टीचर से पढ़ा हुआ था। और मैं ये बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कोई टीचर खराब है, सारे टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं। तो आप नीतू मैम से भी पढ़ सकते हो, रानी मैम से भी पढ़ सकते हो, संजीव ठाकुर सर से भी पढ़ सकते हो। तो मैंने एक बात बता रही हूँ, मैंने रानी मैम से बाकी सारे लेक्चर्स क्यों नहीं कवर किए, क्योंकि उनकी वीडियो ना 2-2 घंटे की है, 4-4 घंटे की है, सॉरी 2 घंटे की है, 3 घंटे की। तो ऐसे करके वीडियो है ना, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं पूरा 2 घंटे की वीडियो देखूँ, 2 घंटे की क्लासेस देखूँ। क्योंकि मुझे बाकी सब्जेक्ट भी कवर करने थे, जैसे कि आप सभी का मैथमेटिक्स हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया। तो अगर मैं 2-2 घंटे इसमें ही लगा दूँ तो काफ़ी इनफ टाइम हो जाएगा, मतलब ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा मेरा इंग्लिश को कवर करने में। तो मैं इंग्लिश के सारे टॉपिक मतलब कम टाइम में ही कवर करना चाहती थी। तो मैंने संजीव सर को फॉलो किया, नीतू मैम को फॉलो किया और एक वीडियो जो पार्ट ऑफ स्पीच का था रानी मैम से कवर किया। और कुछ ग्रामर के जो रूल्स होते हैं ना, 1-2 वीडियो मैंने रानी मैम की वीडियोस देखी हुई है। तो ये तीनों टीचर ना इंग्लिश के लिए काफ़ी बेस्ट है। तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। जो टॉपिक्स मैंने बताई ना जिस टीचर से, अगर उससे आप पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हाँ गाइस, इंग्लिश के लिए जो बेस्ट होता है ना वो प्रीवियस ईयर अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। मैं पता है जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, जैसे अगर मैं एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दे रही हूँ तो ऐसा नहीं कि बस मैं एसएससी एमटीएस के ही इंग्लिश की पीवाईक्यू सॉल्व करती हूँ। मैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सबकी जो है पीवाईक्यू सॉल्व करती हूँ। और ट्रस्ट मी गाइस, मेरा इंग्लिश अब इतना अच्छा हो गया है कि कम से कम 20 के ऊपर ही मेरे क्वेश्चन जो है इंग्लिश में सही होते हैं। कभी 22, 23, 21, 22 ऐसे सही होते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा एकदम लो चली जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही मैंने पढ़ाई किया हुआ है, जैसे मैंने मेरी स्ट्रैटेजी थी मैंने आप सभी को बताया। और वोकैब के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैं आप सभी को एक रियलिटी बताती हूँ कि वोकैब अगर आप सभी को अच्छे तरीके से याद करना है ना, तो उसकी बस एक ट्रिक है कि आप जो भी वोकैब याद कर रहे हो, या तो उसको इंग्लिश में वोकैब है तो उसका मीनिंग भी हिंदी में आप समझ लीजिए, लिख लीजिए। या तो आप क्या करिए, उस वोकैब को आप सेंटेंस में, मतलब उस वोकैब को सेंटेंस में यूज़ करके उसका मीनिंग समझो आप, तभी आपको वोकैब याद हो पाएगा। अब बहुत सारे लोग ट्रिक वुक याद करवाने लगते हैं, तो ऐसा ट्रिक काम नहीं आएगा एग्ज़ाम में। इतने सारे वास्ट, मतलब इतने सारे बहुत ज़्यादा वोकैब है, कितना आप वो करोगे, कितने ट्रिक याद रखोगे। तो इतना मैं कह रही हूँ, आप कोई भी वोकैब याद कर रहे हैं तो उसको एक सेंटेंस में यूज़ करके याद करिए, ताकि वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। क्योंकि जब आप किसी भी वोकैब को सेंटेंस में यूज़ करके पढ़ते हो, समझते हो, तो वो क्या होता है ना, आपके दिमाग में एकदम सबकॉन्शियस माइंड में फिट बैठ जाता है। बिकॉज़ आपको पता रहता है कि हाँ, इस सेंटेंस में वोकैब आया हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है। भले ही आप, मतलब अगर मान लीजिए कभी आप कोई वोकैब याद कर रहे हो, उसका मीनिंग भूल गए, बट आपको उस वोकैब से रिलेटेड सेंटेंस याद है, तो आप क्या करोगे ना, उस टाइम गेस कर लोगे कि इस सेंटेंस में ये वोकैब यूज़ हुआ था, तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो इसलिए मैं जो वोकैब होता है ना, वो सेंटेंस में जनरली जो है लिख के याद करती हूँ। तो ये मेरी ट्रिक थी सारी, ऐसे ही मैं अपना इंग्लिश का स्टडी करती हूँ। अगर आपके चाहते हैं ना कि मैं अलग अलग टॉपिक का स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँ इंग्लिश का, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे भी मैंने जो क्लोजर टेस्ट है ना, उसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बनाई हुई है कि कैसे मैं क्लोजर टेस्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करती हूँ। बट अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए इंग्लिश में, तो आप लोग बताइएगा। तो इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं रीडिंग कंप्रहेंशन कैसे इंप्रूव होगा, तो रीडिंग जो कंप्रहेंशन है आप सभी का, उसमें क्या करना है, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं ना कि एग्ज़ाम में पैसेजेस आ रहे हैं, रीडिंग कंप्रहेंशन आ रहा है, तो पूरा शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना नहीं है कंप्रहेंशन, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ के समझिए, ऑप्शंस को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए। एक बार आपके दिमाग में ऑप्शन फिट हो जाएगा, उसके बाद आप जो है पैसेजेस को पढ़िए, तो आपको एकदम एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि पैसेज किसके बारे में और क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो है सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन, आप सभी का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो वहाँ पे आप अंडरलाइन कर नहीं सकते, वरना अगर ऑफलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होता तो वहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेते, तो वहाँ पे आपको इजी हो जाता कंप्रहेंशन को सॉल्व करना। बट यहाँ क्या, आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है ताकि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। उसके बाद आपको पूरा कंप्रहेंशन पढ़ना है, कंप्रहेंशन पढ़ने के बाद आपको अच्छे तरीके से मार्क करना है। और आपको ये भी समझ
समझना है कि टोटल जो कंप्रहेंशन की स्टोरी क्या है। मतलब कंप्रहेंशन बहुत सारे, मतलब या तो स्टोरी हो सकती है, या तो किसी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ हो सकता है, या तो कोई इशू हो सकता है। तो आपको समझना है ये है कि किस चीज़ पे ये है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम से भी ज़्यादातर कंप्रहेंशन आप सभी का दे देता है। तो समझिए कंप्रहेंशन किसके ऊपर है, किस टॉपिक के ऊपर है, फिर अच्छे तरीके से उसको मार्क करिए। और बहुत सारे पूछ रहे थे एरर डिटेक्शन मेनली कहाँ से आता है। तो मेनली जो आप सभी का एरर डिटेक्शन पूछा जाता है वो आप सभी का आता है फ्रॉम प्रीपोजिशन, आर्टिकल, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इन 4 चीज़ों से बहुत ज़्यादा एरर डिटेक्शन पूछा जाता है। और अगर आप सभी को एरर डिटेक्शन से भी रिलेटेड डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ऐसे करके मैं अपना स्टडी करती हूँ। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपकी नज़र में कोई भी एस्पिरेंट है तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आपको ऑल द बेस्ट।